नमस्कार किसान भाइयों। तो करेला की खेती अगर आप करना चाहते हैं, एक देखा जाए तो हाइब्रिड खेती है। उत्पादन अगर हमें अच्छा मिल जाए, फसल अगर बर्बाद ना हो अभी इस मौसम में, तो सबसे बेहतरीन जो खेती होती है वो करेला की होती है। बस कुछ ऐसा वायरस, मोजेक वायरस हो गया, पीलापन आना, उनसे बच गए अगर हम करेला में तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो इसके लिए आज एक रोपण विधि में आपके लिए लेके आया हूँ, और साथ ही इस रोपण विधि के साथ साथ हम जानेंगे कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, और ऐसी कौन सी खाद डालने का तरीका है और खाद की विधि, यानी कि A to Z जानकारी हमारी करेला की कि किस तरीके से हमें यहाँ पर करेले की खेती करनी है, शुरू से लगाकर आखिर तक, उसकी रोपण विधि से लगाकर उसकी हमारे खेत की जुताई तक आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे हमें यहाँ पर करेला की खेती करना और आधुनिक तरीके से खेती करना है, कैसे मल्चिंग, ड्रिप और सिंचाई के माध्यम से हमें यहाँ पर उत्पादन बढ़ाना है, मोटा घास को कैसे ख़त्म करना है, मोजेक वायरस से कैसे बचना है। सब कुछ इस एक ही वीडियो के अंदर नहीं थे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि कैसे हमने गोबर की खाद का उपयोग कर और कैसे हमने खरपतवार का उपयोग करके और कीटनाशकों का उपयोग करके वायरस को कंट्रोल करा है और साथ ही उत्पादन को डबल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मिंग में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि करेले की खेती के लिए सबसे बेहतरीन जलवायु और मिट्टी क्या होने वाली है, और साथ ही ये जानेंगे कि जो बेड है हमारा, खेत है हमारा, उसे कैसे तैयार किया जाए, कितने से कितनी दूरी रखी जाए पौधों से पौधों के बीच में और बेड से बेड के बीच में, और उसको कैसे सजाया जाए और कैसे बढ़िया उत्पादन लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जलवायु और मिट्टी की। तो करेले की खेती के लिए सभी को पता है कि गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ज़रूरी नहीं है गर्म, क्योंकि ये सभी मौसम में होने वाली खेती है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो जो हम फरवरी के बाद मार्च के एंडिंग तक जो करते हैं करेला, वो सबसे ज़्यादा बोया जाता है, जो हाइब्रिड करेला जो होता है। तो हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, और बारिश में भी आप कर सकते हो कि बारिश में भी दिन में गर्मी ही रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही अच्छी उत्पादन और अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा तेज़ गर्मी भी आने लग जाती है तो पत्ते हमारे यहाँ पर पीले पड़ने लग जाते हैं। और बीजों के जमाव के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अच्छा होता है, सबसे बढ़िया वही माना जाता है। वही बात करें इसकी उपयुक्त मिट्टी के लिए, तो करेले के हाइब्रिड बीज की बुवाई के लिए अच्छे जल निकास के लिए वही बालुई धमोई मिट्टी और दोमट मिट्टी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। करेले की बुवाई का उचित समय अगर हम जाने यहाँ पर, तो सब जनवरी फरवरी में भी आप कर सकते हैं, मार्च एंड तक भी कर सकते हैं। जिसके पास जैसे जैसे खेत खाली होता जाता है वैसे वैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। करेले की बुवाई का ये उचित समय मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर खेत तैयारी की। तो खेत तैयार तो सभी को पता है कि सबसे पहले जो भी फसल निकलती है उसको अच्छे से उस खेत को जुताई करना है, और गहरी जुताई करने के साथ साथ उसमें गोबर की खाद को उसके अंदर फिकवा देना है। उससे से ज़्यादा हमें यहाँ पर हमारी उर्वरक क्षमता जो रहेगी खेत की वो बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बात करते हैं हम यहाँ पर खेत की तैयारी की, यानी कि बेड कैसे तैयार किए जाए और किस तरह से हम यहाँ पर करेला की खेती करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खेत की जुताई हो गई, उसमें खाद हमने डाल दी गोबर की। उस गहरी जुताई के बाद हमें क्या करना है, बेड बनाने हैं, अच्छे मोटे गहरे बेड बनाने हैं। बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए लगभग 3 फीट, 3 से 3.5 फीट, ताकि उसमें अच्छा स्पेस रह सके, क्योंकि जो हमारा करेला रहता है वो फैलता है ना, बेल रहती है, इसके कारण से 3.5 फीट लगभग कुछ ऐसा हमारे यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद बेड जब एक बार बन जाता है तो उसको आप मल्चिंग और ड्रिप लगाकर कंप्लीट कर दे, क्योंकि मल्चिंग और ड्रिप लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घास खरपतवार नियंत्रण का हमारा आधा खर्चा बच जाता है और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। गर्मी से भी उस पर कोई भी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, उसकी जड़ों पर एकदम से असर नहीं होता है। अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब जब बेड बन गया, अब उसमें करेले को बीजों को जब हम डालते हैं, जब उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो 2 से 3 इंच की गहराई पर हमें यहाँ पर बोना चाहिए, और वहीं नाली से नाली की जो दूरी मैंने आपको बता दी है 2 मीटर की होना ही चाहिए, ताकि स्पेस अच्छा हो जाए और
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतना ज़्यादा उत्पादन देखने को हमें पर मिलेगा। अब पौधे से पौधे की दूरी की हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए पौधे से पौधे की दूरी। अब 3 मीटर की मैंने जो गैप छुड़वाई उसका कारण क्या था? उसका कारण है कि जो हमारा मेड बनेगा, मेड़े हैं यानी कि जो बेड बन रहा है उसकी जो ऊंचाई है लगभग 50 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर रखना ही है, क्योंकि उसमें से जो उत्पादन होना है हमें सब्जी के उत्पादन में ज़्यादा उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा पानी धारण करने वाली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर रखना ही रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये भी आधुनिक तकनीक है, बहुतों को पता होगा बहुतों को पता नहीं होगा कि पूरे खेत में 1.5 भाग में, मतलब कि आधे हिस्से में नर और 4.5 भाग में मादा पेत्रक जो रहता है उसकी बुआई करनी चाहिए। ये अलग अलग आपको बीज अवेलेबल हो जाएंगे, मैं बता दूंगा कहाँ से आपको लाना है और उसके हिसाब से बुआई करनी चाहिए। ये किस चीज़ के लिए? ये है विकास के लिए। विकास से मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलों का उत्पादन में देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर उत्पादन मिलेगा। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी बेड की। अब एक आती है इसके ऊपर की बेड, तार की बात, यानी कि जब ये लग जाती है तब उस बाँस लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है। लोग क्या करते हैं कि एक तो सीधे सीधे उसको छोड़ देते हैं, 3 तार लगाए, एक के ऊपर एक 3 तार बाँस से बाँस में, ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 6 फीट की हाइट की अगर हम बात करें तो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन बाँस के ऊपर एक छत टाइप बना देते हैं ताकि उसके ऊपर भी बेल चलने लग जाए। अगर बहुत सारी ऐसे हाइब्रिड वैरायटी रहती है जो बहुत ऊंची जाती है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। अब इनको बांधने के लिए हमें यहाँ पर कच्चे धागे का उपयोग करना है। धागा आता है इसका अलग से, आप कहीं पे भी, ये जो जितनी मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उनकी लिंक भी दे दूंगा कि खरीदना कहाँ। बड़ा वाला धागा खरीद ले आप, पूरा आपको 1.5 बीघे का खेत, 1 एकड़ का खेत मान लो, वो पूरा उससे हो जाएगा धागे से। तो ऐसे आपको इसका उपयोग करना है। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है हमारे पर खेती करने का, ड्रिप के माध्यम से ही करना है, मल्चिंग के माध्यम से ही करना है और ऐसे ही बेड आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये हो गया जलवायु। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर करेला की उन्नत किस्मों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है किसानों को सिलेक्शन करने में कि कौन सी ऐसी करेला की फसल है या कौन सी ऐसी उन्नत किस्म है जो अच्छा उत्पादन देगी। चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी बेहतरीन उन्नत किस्में हैं जिसका उपयोग हमें करना है। तो करेले की बुवाई की तो ऐसे बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध है और जैसे किसान जो रहते हैं वो अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से फसल लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष कर ऐसी उन्नत किस्में रहती है जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा हाइब्रिड के बारे में। इन्होंने एक तरह से पूरी एक कब्जा कर रखा है पूरी एक हमारी किसान की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो, खेतों की अगर बात करें तो। उसके बाद एक आयुर्वेदिक टाइप कुछ बनाने की कोशिश करी थी जिससे उसमें वायरस कम फैले करेला में, पूसा औषधि। उसके बाद एक बरसात के मौसम के लिए स्पेशल पूसा 2 मौसमी और पंजाब करेला के नाम से, साथ ही पंजाब 14 का भी उपयोग किया जाता था। और एक और जो बहुत पुरानी है जिसका मतलब मेनली उपयोग करते हैं लोग, वो उन्नत किस्म है, उसका नाम है पूसा शंकर। अब ये जो सारी हाइब्रिड है लगभग इनके उत्पादन की जो क्षमता रहती है ये 3-4 तरीक़ों से डिवाइडेड है। इनकी उत्पादन क्षमता, जल की आवश्यकता, साथ ही इनमें बीमारियां और कितने समय में ये जो हमारी फसल रहेगी ये उत्पादित होगी। अलग अलग डिफरेंट टाइप है इनके। उन 4 हाइब्रिड किस्मों की बात कर लेते हैं कि कौन कितने दिन में उत्पादन देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूसा हाइब्रिड की। ये किस्म जो है देश के उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा, तीनों ही मतलब आसानी से अपन कर सकते हैं। 55 से 60 दिनों में इसकी फसल आ जाती है। फिर आती है पूसा हाइब्रिड नंबर 2। ये है 52 दिनों में आने वाली सबसे फसल। सबसे ज़्यादा इसको उपयोग किया जाता है गुजरात तरफ, दिल्ली तरफ, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उधर इसका उपयोग किया जाता है। और जो फल का रंग रहता है बिल्कुल हरा होता है। बहुत अच्छी हाइब्रिड यहाँ पर फसल होती है। फिर आती है हमारी सबसे पुरानी पूसा विशेष जो लंबा समय लेती है, 60 दिन लेती है पूरा आने में और सबसे ज़्यादा फरवरी से जून माह तक इसका उपयोग किया जाता है। इस किस्म का उपयोग किया जाता है वो यही फसल है। और रंग इसका चमकीले, इसके जो फल आते हैं ना बिल्कुल चमकीले रहते हैं, बिल्कुल चमक सी रहती है उनके ऊपर एक अलग सी। और चौथी हमारी और आखिरी आती है अर्का हरित। करेला की जो फसल है यह फल थोड़ा छोटे आकार का होता है और
प्रति एकड़ लगभग इससे 36 से 48 क्विंटल उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो यह तो हो गई हमारी उन्नत किस्में। अब आगे बढ़ते हम यहाँ पर किसान भाइयों, करेले की खेती में अब बात करें हम खरपतवार नियंत्रण और साथ ही खाद की। तो खरपतवार को मैंने इस बार 4 भागों में बांटा है और उनके प्रयोग की विधि भी बताइए, मतलब कि कुछ ऐसे खरपतवार नियंत्रण जो है हमारा प्रबंधन के लिए जो हम रासायनिक पदार्थ जो यूज़ करने वाले हैं उनको कैसे डालना है और कितना अच्छा सटीक काम है, चलिए मैं बता देता हूँ बिना कुछ देरी किए। पहली बात करेंगे यहाँ पर पेंडिमेथिलिन की। मैं केवल फॉर्मूला बताऊंगा, कंपनी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। पेंडिमेथिलिन, इसका प्रॉपर यूज़ जाने आप कि बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, समझ गए हो ना पेंडिमेथिलिन का छिड़काव कैसे करना है, बुआई के बाद या फिर किंतु अंकुरण से पूर्व। दूसरे की हम बात करें फ्लूक्लोरोलिन, जिसको जहाँ पर जो अवेलेबल मिल जाता है, इन सबसे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। एक बार करना पड़ता है, फिर बेल चल जाती है, फिर करेला में इतनी तकलीफ नहीं आती है। फ्लूक्लोरोलिन की बात करें तो बुआई के ठीक पहले हमें क्या करना है कि मिट्टी में इसको मिला देना है। उससे क्या होगा कि जो घास निकलने की कोशिश कर रही है, जो एक्स्ट्रा उसकी गठाने हैं, जो नीचे नाइट्रोजन से बनी हुई उसकी गांठ है, वो पनप नहीं पाएगी और वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ब्यूटाक्लोर भी पेंडिमेथिलिन जैसी है कि बुआई के बाद इसका उपयोग करना है, लेकिन अंकुरण से पहले इसका एक विशेष ध्यान जरूर रखें। अब लोग कहेंगे हम तो नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो जो नर्सरी से पौधे लाते हैं ना, वो इसका उपयोग पहले ही कर लें, उसका उपयोग पहले ही कर लें और उसके बाद जब हम पौधे बड़े लगा देते हैं तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसा आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसको लगाने के बाद भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन पौधों से इन दवाइयों को बचाना होगा। तो जो पौधे हैं उनसे दूर दूर इन दवाइयों का उपयोग करें, दोनों को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखें, तो वो हमारे लिए सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खाद की। तो खाद में केवल आपको एक निश्चित मात्रा में बताऊंगा और इसका ही उपयोग करना है, ज़्यादा खाद की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। सबसे पहले जब खेत तैयार करने की बारी आती है, तब आप जुताई करते समय गोबर की खाद डालना ना भूलें। और अगर ज़्यादा गोबर की खाद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, खेत जोत दिया, बेड तैयार कर दिया और जहाँ पे भी हम गड्ढे करेंगे ना, हमारी करेला के जो फसल जो पौधे हैं उनको लगाने के लिए, वहाँ पर गोबर की खाद हमें गड़वा देनी, तो वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। उससे आपका पैसा भी बच जाएगा और खाद कम लगेगी और ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। उसके बाद करेंगे हम यहाँ पर एनपीके कौन सी, 6-12-12, इसका उपयोग आप कर सकते हो। गड्ढे को क्या करना है कि बेसल के रूप में और 10 ग्राम नाइट्रोजन को उसके बाद जब ये लग जाता है, मतलब कि सड़ी हुई जो गोबर हो गई, एनपीके हो गया, उसके बाद अलग से 10 ग्राम नाइट्रोजन उस गड्ढे के आसपास हमें यहाँ पर डाल देना। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट। लेकिन मान लो कि ये सब जगह करना संभव नहीं है, या फिर ऐसा 3 का वो कैसे करें कॉम्बिनेशन, तो सबसे बढ़िया बताता हूँ मैं आपको कि एक गड्ढा बनाए बढ़िया सा। हमारे अगर खेत के आसपास जगह है तो वहाँ पर गड्ढा बनाए, सड़ी गोबर की खाद डाल दें, एनपीके 6-12-12 डाल दें और उसमें 15 दिन तक सड़ने के बाद, पानी मिलाने के बाद सड़ने के बाद उसमें 10 ग्राम नाइट्रोजन उस गड्ढे के अंदर प्रति गड्ढे के हिसाब से, यानी कि 10 ग्राम मैं केवल एक पौधे के लिए बता रहा हूँ, तो हमें उसमें डालना होगा यहाँ पर कुछ भी उसके हिसाब से हम कितने पौधे लगा रहे हैं। और जब ये हमारी खाद तैयार हो जाती है तब इसका उपयोग हमें यहाँ पर कर लेना है और इसका बिल्कुल आप छिड़काव करवा सकते हैं या फिर गड्ढे में डलवा सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगी हमारी खाद। उसके बाद एक एकड़ की खुराक आपको मैं और बता देता हूँ कि अगर ऐसे आयुर्वेदिक अगर तरीके से, यानी कि जैविक तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर एजो स्पिलेरियम और फोस्फोबैक्टीरिया जो रहता है वो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ और स्यूडोमोनास 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ को, FYM 50 किलोग्राम और नीम के केक के साथ 100 किलोग्राम अंतिम जुताई से पहले ज़रूर लगा दें। इससे क्या होगा कि जो हमारा नीम रहता है एंटीसेप्टिक रहता है, तो वो बैक्टीरिया की जो खराब बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोक देगा और जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको पनपने का मौका देगा। उससे उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे यहाँ पर खाद और खरपतवार का नियंत्रण। अब बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर कीट के बारे में कि ऐसे कौन कौन से टाइप के कीट है जो नुकसान करते हैं और कैसे उनका निदान किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं हम उन सभी कीट के बारे में, रेड बीटल, पाउडरी मिल्यूड रोग जी, और उसके बाद एंथ्रेक्नोज रोग, साथ में हम बात करें चुन्नील असीता, मोजेक विषाणु रोग। ये सारे रोग जो करेला में लगते हैं, जो करेला को यानी आगे नहीं बढ़ने देते, बिल्कुल पीला हमारा जो खेत पड़ जाता है। और उससे बचने के लिए जब हम
बात करते हैं कि इनका उपाय कैसे किया जाए, या फिर ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई जाए कि पहले से ही ऐसा कौन सा उपचार कर ले ताकि ये नुकसान हमें हमारे खेत में देखने को ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर हम रेड बीटल। ये एक हानिकारक कीट होता है जो करेला को, जो शुरुआती अवस्था जो रहती है हमारे, जब हम करेले लगाते हैं उसकी शुरुआती अवस्था पर ही ये प्रभाव डालना चालू कर देता है। कीट क्या करते हैं कि पत्तियों को खाकर पौधे की जो गुणवत्ता रहती है, उसको जो बढ़ने की क्षमता रहती है, उसको ख़त्म कर देता है। और इसकी जो इतनी सुंडी इतनी खतरनाक होती है कि करेले की पौधों की जो जड़ रहती है उनको भी ये काट कर ख़त्म कर देता है। तो पहला हो गया हमारा रेड बीटल। बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट जो है वो है रेड बीटल। अब हमें क्या करना है कि इससे रक्षा करने के लिए क्या कर सकेंगे, 5 लीटर कीटरक्षक को 40 लीटर पानी में घोलकर सप्ताह में 2 से 3 बार छिड़काव करना है। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्या करना है कि प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या फिर डाइमेथोड 30 EC 1 मिलीलीटर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव हमें यहाँ पर करना है। तब जाकर कहीं ना कहीं रेड बीटल जो यहाँ पर हमारा कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। अब पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यह रोग ऐसा है कि इसकी वजह से क्या होता है कि करेले की जो बेल होती है और पत्ती होती है उस पर सफ़ेद गोलाकार ये क्या करते हैं, जाल फैला देते हैं, और उसके कारण वो जो हमारा पत्ता है तो वो कत्थई कलर का हो जाता है। तो वो ये रोग जो हमारा आता है इसका अपन जैविक उपचार भी कर सकते हैं। जैविक उपचार के लिए हमें क्या करना है कि 5 लीटर खट्टी छाछ लेना है, उसमें 2 लीटर गोमूत्र डालना है और 40 लीटर पानी मिलाकर उसे छिड़काव करते रहना चाहिए। उससे इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है और ये कंट्रोल भी हो जाता है। और रासायनिक उपचार की हम बात करें तो कार्बेंडाजिम से भी ये कंट्रोल होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र दिखाई देता है। अब तीसरा हमारा जो रोग आता है होता है एंथ्रेक्नोज रोग। करेला फसल में ये रोग सबसे अधिक पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियों पर काले धब्बे हो जाते हैं और इससे क्या होता है, काले धब्बे होने के कारण वो हरित लवक की उसमें कम हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को ये धीरे धीरे हमारे करेला में ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिखती है और पौधे की जो वृद्धि है उसको रोक देता है। जैविक उपचार मैंने आपको बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इसका जैविक उपचार है रोकथाम के लिए कि 1 एकड़ फसल के 10 लीटर गोमूत्र, 4 किलोग्राम आड़ू पत्ते और 4 किलोग्राम नीम के पत्ते, 2 किलोग्राम लहसुन के साथ उबालकर 40 लीटर पानी में डालकर 1 एकड़ के लिए हमें यहाँ पर इसका छिड़काव करना है। और रासायनिक उपचार इसका वही कार्बेंडाजिम से आप या फिर मेन्कोजेब दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर मोज़ेक विषाणु रोग। यह रोग विशेषकर नई पत्तियों पर होता है, जो कुरकुरी पत्ती होती है ना उसके ऊपर ये रोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती है, चितकबरी हो जाती है, बिल्कुल डिजाइन सांप जैसी डिजाइन उसके ऊपर हो जाती है और वृद्धि को बिल्कुल रोक देता है। प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी क्षमता रहती है हमारे पौधों की उसको ख़त्म कर देता है और ये रोग पूरी तरह से हमारी फसल को नष्ट कर देता है। उपचार की अगर हम बात करें तो इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई भी अभी तक प्रभावी उपचार बना ही नहीं है। आप सभी तरह के उपचार इस पर ट्राई करो, अगर कभी फ़ायदा मिल जाए तो केवल एक ही ऐसी दवाई है जो सबसे ज़्यादा इसमें सफल रही है, वो है इमिडा क्लोरोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करना है। और जो 2 विधियां मैंने आपको बताई है हमारी जैविक, उसका उपयोग हमें लगातार करते रहना है, तब जाकर कहीं ना कहीं मोज़ेक वायरस नियंत्रित होगा, न कि ख़त्म होगा, क्योंकि ये बहुत भयंकर वायरस है जो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, करेला में खाद की जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।